नमस्ते, पहिया के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिसकी चिंता हम अपने पिछले एपिसोड में जता चुके थे, जो नेपाल में हुआ था। और नेपाल के बाद हम ये कयास लगा रहे थे कि ऐसा कुछ इंडिया में भी हो सकता है, इस तरह की प्लानिंग भी इंडिया में हो सकती है। तो ऐसा ही लेह में हुआ है। लेह में जंजी सड़कों पर है। क्यों सड़कों पर है? हिंसा वहां पर हुई है। बीजेपी का ऑफिस जला दिया गया है। कई लोगों के इसमें जो नाम आ रहे हैं उन्हें विदेशी फंडिंग तक मिलने के आरोप हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम अन्य विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आज का सबसे बड़ा और चिंता का विषय है लेह का मामला। तो उसी पर हम बातचीत करेंगे। आजमगढ़ी अवनीश और उत्तराखंड की शांत वादियों से प्रशांत हमारे साथ हैं। हम पिछले एपिसोड में ये चिंता जता चुके थे कि नेपाल में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसकी आग कहीं ना कहीं भारत में हो सकती है। और जब नेपाल में हुआ था तो नेपाल में जो लोगों के ट्वीट्स थे, लोग जो कह रहे थे, जो उनकी मंशा निकल के आ रही थी, वो ये था कि भारत में भी ऐसा हो, जिसका हल्का सा एक उदाहरण लेह में हमें देखने को मिला। मतलब मैं तो बिल्कुल ठुकरा चुका था ना उस बात को कि ऐसा इंडिया में नहीं हो इंडिया में सकता। नहीं हो सकता। लेकिन मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग रहा है कि मतलब और लेह को बहुत लद्दाख को बहुत शांत एरिया माना जाता है। मतलब लोग शांति की तलाश में वहाँ जाते हैं हम्म। और इस तरह का वहाँ होना मतलब चिंताजनक बात है एक। लेह को लेके जो चल रहा है। अब देखिए कि जम्मू कश्मीर जब एक राज्य था, उस समय जम्मू कश्मीर लेह हम्म। लेह सबसे शांत माना गया। हाँ। कश्मीर के कुछ जिले ऐसे थे जहाँ हमेशा हिंसा ही दिखती थी। जम्मू अपनी रूटीन में चलता था। लेह को लेके कभी ऐसा होता भी नहीं था कि लेह में कुछ इस तरह की हो जाएगी। एक कल जो घटना घटी, 4 लोगों की मौत और 70 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो कहेंगे ये चिंता का विषय तो है ही। और दूसरा हमको ये भी सोचना चाहिए कि आपने कहा ना पिछले एपिसोड में जब हम चिंता जता रहे थे, कुछ लोग लगे थे इस बात में। शुरुआत कहाँ से हो, हम्म। तो उनको लेह मिला। हम्म। लेह में उनको एक नेता मिला, हम्म। पिछले कई दिनों से सन पे बैठा था। हम्म। अब उसके पीछे की कहानी जो है भाई, उसके पीछे की कहानी पे अब जाएंगे। जब आपको स्टेट का दर्जा चाहिए, ठीक, जब केंद्र सरकार के साथ आपकी अक्टूबर में हाई पावर कमेटी की बैठक फिक्स है, अगले महीने इस महीने होनी थी, इसी विषय पे होनी थी, सारे मुद्दे पहले से सॉर्ट आउट कर लिए गए थे, तो फिर इस तरह की घटना क्यों घटती है? फिर विदेशी फंडिंग की बात आती है। विदेशी फंडिंग के विषय में आप देखेंगे तो जो इस आंदोलन का हुआ, हम्म। जो पिछले 15 दिनों इतने दिनों से आंदोलन, अनशन और पर्यावरण को लेके, सांस्कृतिक कल्चर को, अलग अलग विषयों को लेके अलग अलग, हाँ। बात हाँ। शुरू कर रहा था। और छठी अनुसूची की हाँ, डिमांड भी है उनकी। छठी अनुसूची की। जबकि वहाँ पे 2-3 चीज़ें अभी जल्दी फाइनल की गई थी। एक तो पंचायत चुनाव में 1-3 का महिलाओं को लेके, हम्म। 3 में से 1 महिला हम्म। रहेगी प्रतिनिधि। हम्म। और वहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए हम्म। आरक्षण का कोटा 80% से ज़्यादा किया गया। हाँ। अब बात जो है मेन, जिसके पीछे सबका ध्यान नहीं जा रहा है, हम्म। इस आंदोलन के अगुवा है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक। इन्होंने कुछ साल पहले सरकार से विश्वविद्यालय बनाने के नाम पे जमीन लिया उन्हें पढ़ने दाम पे। अच्छा। उसके लिए ठीक-ठाक फंडिंग जाँच चल रही है। हम्म। मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है कि फंडिंग अच्छी इनको हुई। हम्म। वो विश्वविद्यालय बना नहीं। उसके बाद सरकार ने वो ज़मीन वापस ले ली। एक तो इन ये भी इसके पीछे का रीज़न था। इससे भी वो बहुत हताश थे। अब बाकी उसके बाद फिर नेपाल बगल में अभी हुआ, फिर लोगों को लगा कि कोई एक तो मॉडल बनाना ही चाहिए, और पैसे क्लियर करना चाहिए। और फिर लद्दाख में मिला तो लद्दाख से शुरू कर दिए। और ऐसा भी लग रहा है ना कि सोनम वांगचुक बांग्लादेश का क्या नाम था उसका, जो अंतरिम प्रधानमंत्री है उधर, अभी यूनुस खान है। यूनुस खान। तो ये दोनों मित्र भी हैं। कुछ फोटोज इनकी आई हैं। वो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपस में मिलते ही हैं। तो हालांकि असामाजिक कारणों में भी लिप्त रहते हैं। हाँ। तो यहाँ के यूनुस खान बनने की इच्छा तो नहीं है सोनम नहीं, वांगचुक? राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो बहुत होगी क्योंकि जब आप अभी तक जम्मू कश्मीर के साथ थे तो लद्दाख का इतना नाम नहीं रहता था क्योंकि सेंटर में सिर्फ हमेशा कश्मीर रहा है। हम्म। तो लोग अगर बात भी कर रहे हैं या बाहर भी है तो कश्मीर होता था। अब आप एक अलग स्टेट मतलब एक अलग आइडेंटिटी बन गए हैं। आप यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और उसके बाद आपकी अब राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी क्या बोलते हैं बाहर आ रही वाले ले रही हैं। है। तो कि भाई अब स्टेट का डिमांड करते हैं और हम्म। उसमें क्या है परगलाना आसान है।
क्योंकि बार बार जेन जी ऐसा एक तो ये जेन जी ना, मतलब अब नेपाल ने गलत उदाहरण दिया है वैसे। ये जो जेन जी मतलब ये हम लोग भारत में क्या बात कर रहे हैं, ये युवा शक्ति है, हम्म ठीक है। हम उसे कहते हैं कि हमें एक सही राह दिखानी है, हम्म सही दिशा देंगे तो हम 2047 तक विकसित भारत की तरफ बढ़ जाएंगे। हम्म वही नेपाल उल्टा, वो जेनजी वही युवा है आज का, उसको वो गलत रास्ते पे निकला, गलत तरीके अपनाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप विरोध कर सकते हैं, आपके विरोध करने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन तरीके सही होने चाहिए। हम पिछली बार भी बात कर पिछली चुके बारी हैं। बात की। और ये जो तरीका था बिल्कुल मतलब अलोकतांत्रिक भी था, और बिल्कुल वो तानाशाही मानसिकता वाला था कि भाई आप नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे। एक जो बोलते हैं ना डराने वाला चीज़, कि आप सरकार को डराना चाह रहे हैं। और सरकार ने मोस्टली, मैं पढ़ रहा था कि सरकार ने मोस्टली मांगे तो इनकी मान ली थी। भाई आपके 4 जिले अंतिम गठन के अंतिम दौर में है गठन के। आपने आरक्षण की जो मांग की थी वो 45 से 84% कर दी गई है, ठीक है। और खाली केंद्र शासित प्रदेश, वो भी कश्मीर भी है ना अभी केंद्र शासित प्रदेश, अरे 8 और दिल्ली है ना। 8 ऐसे तो दिल्ली में लोग संसद जला दें। अभी 8 यूटीज हैं और चल रही है ना, जिस और कुछ तो ऐसे हैं ना जिसमें नहीं है मतलब मुख्यमंत्री सीधे तौर पे अपॉइंट, हाँ लेकिन वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए नेपाल में ये जैसे बीजेपी कार्यालय का जलाना हम्म एक आंदोलन होता है, हिंसा आंदोलन में भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता है, हम्म हिंसा होना अच्छी बात नहीं है। हम्म लेकिन आप पैटर्न देखिए, नेपाल में भी जब आंदोलन होता है वहाँ भी घरों को जलाना मतलब प्रशासनिक इमारतों को जलाना। यहाँ प्रशासनिक इमारत नहीं तो भाजपा कार्यालय को जला दिए, 4 लोगों की गाड़ियां फूक दी। हाँ हिंसा में मौत हो गई, 70 लोग से ज़्यादा घायल हो गए। तो कहीं न कहीं इसको नेपाल से तुलना करके भारत में भी, और आप देखिए कि आज से 1-2 दिन के अंदर हम्म अच्छे-अच्छे यूट्यूबर जो तथाकथित अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, अच्छे-अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो अलग बात है कि वो पेड कहीं पैसे कहीं और से ले रहे हैं। हाँ अब इस मामले को पूरा तूल देंगे कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बने। राष्ट्रीय मुद्दा बने, राष्ट्रीय हम्म मुद्दा बनना भी चाहिए, हम्म वो अलग बात है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे के बीच में नैरेटिव क्या रहना चाहिए वो देंगे कि नेपाल में जेन जी ने ये किया, तख्ता पलट कर दिया। अब भारत में भी इस तरह की चीजें होंगी। शुरुआत इसकी लद्दाख से। लद्दाख से हुई है। और इसमें जो मतलब शुरुआती तौर में बयान आ रहे हैं अधिकारियों के भी, और जो उनका ये मानना है कि ये इसके पूरे पीछे एक ही आदमी है, सोनम वांगचुक। वहाँ जो अधिकारियों की, मैं एक नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि भाई जो भड़काऊ बयान दिए गए हैं सोनम वांगचुक की तरफ से, उन्होंने इसे मतलब चिंगारी को भड़काने का काम किसी कांग्रेसी पार्षद किया है। का भी एक है ना, और उसका हाँ, उसका कांग्रेसी उसका पार्षद का भाषण नाम से भी। ज्यादा था कि 24 तक सब ले पहुंचे, और इस तरह की हिंसा के जो 3-4 भड़काऊ के ऐसे कांग्रेस से जुड़े समर्थित 3-4 नेताओं के ऐसे नाम आए हैं जांच में हम्म कि जो इस तरह की चीजों को और हवा दे रहे थे। और सोनम वांगचुक का भी आप देखेंगे तो ये नाम भी कहाँ से आया, हम्म इतना चर्चा। हाँ कुछ एक मूवी आई थी आमिर खान की, याद होगा, हाँ Three हाँ हाँ। Idiots। थ्री इडियट्स। उसमें जो वो था चतुर चतुर्लिंग, आमिर खान वाला जो कैरेक्टर है, फुनसुक वांगडू। फुनसुक। हाँ फिर उसके बाद पिछले 1-2 सालों में इनके पर्यावरण को लेके या सांस्कृतिक कल्चर को संरक्षण को लेके इन्होंने आंदोलन किया, तो राष्ट्रीय मीडिया में इनको थोड़ी सी चर्चा मिली। एक वो भी किए थे ना इन्होंने, यात्रा शायद। हाँ हाँ, सोनम दिल्ली आए थे, दिल्ली आने से रोका गया था ना शायद उस समय तो। लेकिन इन सबके मूल में है कि जब अक्टूबर में आपकी तय है केंद्र सरकार, आपकी केंद्र सरकार के साथ आपकी बैठक होनी है, गृह मंत्रालय के साथ आपकी बैठक होनी है, और मैक्सिमम माने आपकी लगभग मान ली गई है उस प्रक्रिया में कि फाइनल होना है। तो इतना उतावलापन क्या था कि आप 1 सप्ताह 10 दिन का की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, और आप इस तरह से सड़कों पे उतर कर हिंसा आगजनी करना शुरू कर देते हैं। और और मुझे एक डर का माहौल भी बन गया ना कि जो लोग लद्दाख जाते हैं घूमने, मतलब हाँ, उनके बिल्कुल। अंदर भी, क्योंकि लद्दाख की जो लद्दाख सबसे सेफ टूरिस्ट प्लेस और माना जाता था। उनका टूरिज्म ही है, उनका मतलब हाँ। कमाई का जरिया एक तरह से। और वहां पे लोग अब जाने से डरेंगे, अगर इस तरह की हरकतें रिपीटेटिव हुई, हाँ दोबारा होती है, तो लोग क्यों जाएंगे ऐसी जगह। जम्मू कश्मीर से ज्यादा लद्दाख का क्षेत्र है, जनसंख्या कम है, लेकिन आप जम्मू कश्मीर दोनों को जोड़ दें उससे ज्यादा कहीं लद्दाख का क्षेत्रफल है। फिल्म शूटिंग्स वहाँ होती हैं। और मेरा तो एक ये मानना भी है कि जैसे चाहे नेपाल की बात हो, जेनजी, तो वैसे जो कहा जाता है कि एक अनुभव, एक तजुर्बा, मतलब आपको उम्र के साथ आता है। तो ये इन लोगों के, अब जो 4 मरे किसी वहाँ के
उस तरह बड़े नेता का कोई नहीं मरा होगा, मैं लिख के दे सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी का या कोई सामाजिक कार्यकर्ता का बैठा हो। कोई आम परिवार से गया होगा, जो 70 घायल हैं वो भी किसी आम परिवार के गए होंगे, ठीक है। तो ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आप जहां जा रहे हैं वहां से नुकसान क्या है। अभी आप भीड़ में चले तो गए कि कई बार आपने देखा होगा, हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि कहीं झगड़ा हो रहा है और तमाशबीन खड़े हैं और गोली तमाशबीन को लग गई, तो वो स्थिति भी होती है। तो मुझे तो लगता है कि मेरा तो ये भी कहना है कि उन माँ बापों से, जेनजी के माँ बापों से, कि थोड़ा उन्हें समझाएं, थोड़ा उन्हें जल्दी बहुत है तो उन्हें उम्र का तजुर्बा अपने तजुर्बे से निकाल के उन्हें बताएं कि क्या उसके, क्योंकि अब ये होगी, देखो जो जेनजी कह लो, मतलब जो कम एज वाला होता है उसे भटकाना भड़काना बहुत ईजी है, और वो ही नेपाल में हुआ। कच्ची मिट्टी समान है ना, वही कुम्हार का, जैसे गीली मिट्टी में किसी भी शेप दोगे तो वही बनेगा। तो लेकिन बर्बाद कौन होंगे? यही होंगे। यही होंगे। और इनको समझना होगा कि भाई अगर आपको एक वन आइडेंटिटी से दूसरी आइडेंटिटी में बांटा है, दिया है आपको एक अलग से क्षेत्र, तो उसको अभी उसको विकास कार्य तो होने दो वहाँ आने तो दो कुछ। अब तक तो नहीं था, इतने सालों में आज़ादी के बाद से अब तक तो लद्दाख को नहीं दिया ना जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ। और अब तक तो तुम भी नहीं कह रहे थे तब कुछ। तक तो ये कोई आवाज नहीं सोनम उठी वांगड़ू वहाँ पे, तब तक उनसे वांगड़ू नहीं आए थे। वांगड़ू क्या था ये तो जो भी, मोबाइल के नेटवर्क पर नहीं आते। ठीक है ना। अब वहाँ पे टूरिज्म बढ़ रहा है, फिल्म शूटिंग्स बढ़ रही हैं, और तमाम चीज़ें सुविधा, मतलब चीज़ें वहाँ आ रही हैं सरकार की तरफ से। तो आप पहले वो होने तो दीजिए। एक राज्य को बनने के लिए एक पूरा एक स्ट्रक्चर तो आने दीजिए, तभी तो अब आप एकदम से राज्य क्या करेंगे फिर? खाली राज्य मिल जाएगा। हिमाचल भी शायद राज्य बनने से पहले कई साल केंद्र शासित रहा था शायद, और उत्तराखंड में भी शुरुआत में ये मांग हुई थी कुछ लोगों के द्वारा कि हमें अब ज्यादा मांग है कि अब मांगे, राज्य बनने के बाद दोबारा मांगे कि अब हमें केंद्र शासित बना दो। क्योंकि देखो केंद्र शासित प्रदेश के फायदे भी हैं अपने, अगर आप नेताओं को छोड़ दो। मेनली नेतागिरी के चक्कर में ही डिमांड हो रही है। वही कह रहा हूँ कि अगर नेताओं को छोड़ दो, यही बात है कि केंद्र शासित राज्य और पूरा स्टेट का दर्जा मिलने के बीच में, कि जब आपको स्टेट का दर्जा मिल जाएगा तो वहाँ पे पॉलिटिकल आप एस्पिरेशन बढ़ जाते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप वहाँ मंत्री बन सकते हैं, और आपको वही सुविधाएं मिलेंगी जो अन्य राज्यों में मिलती हैं। लेकिन बात डेवलपमेंट की जब आएगी तो जनता भी चाहिए डेवलपमेंट। भाई राज्य केंद्र शासित, फिर ज्यादा बुरे हालात हो जाएंगे अगर अभी शासित राज्य है या कैसा है उससे नहीं, मतलब जनता भी चाहिए डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसमें केंद्र सरकार से हो रहा है चाहे राज्य सरकार से हो रहा है। जनप्रतिनिधि आपके चुने जा रहे हैं, सांसद वहाँ आज भी बन रहे हैं, विधायक आज भी बन रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो आपके और जम्मू कश्मीर तो लंबे समय से राज्य रहा है ना, लेकिन वो भी तो शांत बैठा है। वो भी तो शांत बैठा है। कोई पता है कि भाई जब सही समय को मिल जाएगा हमें। फारूक अब्दुल्ला के डिमांड है स्टेट, लेकिन उनको भी ये भी पता है कि भाई मेरी बातचीत चल रही है, और उनको ये भी पता है कि भाई जब सब सही समय होगा केंद्र उनको घोषित करवा देगा। और मैं तो ये भी कहूंगा बड़ा क्लियर सा, जो जेनजी हैं उस तरह वाले, या फिर सोनम वांगचुक जैसे, कि अगर जो हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नेपाल जैसा, ये एक छुटपुट घटना है लेकिन ये बड़ी हो सकती है अगर सरकार इस पे ध्यान ना दे। लेकिन भारत की सरकार बहुत सक्षम है, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा की है तो सक्षम है, कोई सी भी पार्टी की सरकार होती तो इस तरह की घटनाएं भारत में नहीं आप कर सकते इजीली, क्योंकि यहाँ सिस्टम दूसरा है। यहाँ वहां तो ये भी ज्यादा चलेगा नहीं, ये भी आंदोलन मुश्किल से आजकल में देखिएगा अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि भारत की जनमानस या भारत का लोकतांत्रिक जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, यहाँ के लोग जो हैं इसमें बहुत विश्वास नहीं करते। तो ये आंदोलन लंबे नहीं खींच सकते इंसाफ में। शांतिपूर्ण का आंदोलन आप देखिए 2-2 साल तक ये है, 6-6 महीने, साल बाद अन्ना आंदोलन लास्ट में दिल्ली में जो हुआ। देखिए राज्य की डिमांड के लिए छत्तीसगढ़ भी था, झारखंड भी था, उत्तराखंड भी था, ठीक है, तेलंगाना भी एक अलग स्टेट बना। लेकिन इस तरह की हिंसाएं आपको नहीं सुनाई दी होंगी या दिखाई दी होंगी जो अब इतना उतावलापन आ रहा है, क्योंकि शायद वो 1-2 लोगों की एस्पिरेशंस ही वो उछाल मारती है, अगर ताकि समय रहते वो कुछ बड़ा ओहदा पा ले और लूट खसोट का जो अपना नेटवर्क है बना पाए। अपना सिस्टम बना ले। क्या है कि राजनीतिक संरक्षण अगर किसी को मिल जाए, किसी को फंडिंग मिल जाए अच्छी, तो ऐसे आंदोलन तो कोई भी खड़ा कर सकता है। आंदोलन का प्रारूप क्या है कि आपको राजनीतिक संरक्षण मिला है, आपके पास लोग पहुंच जा रहे हैं, फंडिंग आपको मिल जाए अच्छी खासी, तो उस पर आप चाहे सीए पे आंदोलन खड़ा कर लीजिए,
चाहे तथाकथित किसान आंदोलन। और ये ना हर स्टेट में ऐसा नहीं कि यूथ नहीं कर रहा आंदोलन, वो भी जेंजी हाँ, ही है जो हाँ, कोई जॉब के लिए कर रहा है, कोई बिल्कुल वैसा सब जगह चल ही रहे हैं। लेकिन वो इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता है कि विरोध करने का तरीका यही है, आप अनशन पे बैठें, आप धरना दें, आप रैली निकालें, यही है। आप जाके और किसी मैं ऑफिस को फूँक नहीं देंगे। जिस पद चिन्हों पे सोनम वांगचुक या उस लेह में जो हैं ये कांग्रेस का जो पार्षद वगैरह था, तो अगर राज्य बन गया तो क्या फिर आगे ये राज्य में जो 4 जेन-ज़ी मर गए हैं, उनके परिवार को मंत्रालय और मंत्री पद वाला नेपाल वाला नेपाल वाला कॉन्सेप्ट फिर ऐसा ही है ना भाई? डिमांड्स बढ़ती जाएंगी फिर। फिर तो डिमांड बढ़ती जाएंगी। देखिए, बात जेनजी की जब आप करते हैं ना, तो यहाँ ये भी ध्यान देना चाहिए कि जेनजी को लेके जो कॉन्सेप्ट नेपाल में चला, एक मतलब वो नया वो लाने की कोशिश की गई कि जेनजी उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया, ये कर दिया, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य कुछ और सामने ये भी आया, हिंसा से लेके आगजनी से लेके सारी चीजें देखी। जब बात भारत की आप करते हैं, लद्दाख में अभी ये 2 दिन पहले 1-2 दिन से ये घटनाएं घटी। उसके पहले दिल्ली में राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने जेनजी से एक तरह से अपील ही की थी कि आप लोकतंत्र बचाने के लिए उतरिए ये वो। पिछले 15 दिन में जेनजी कहाँ पर है? कैंपस में है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेजों में है। पिछले 15 दिन में भारत के 4 बड़े विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हुए। ठीक, पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव हुआ, प्रेसिडेंट पद पे विद्यार्थी परिषद की जीत हुई। पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे भारत में यूथ अगर देखा जाए, स्टूडेंट का देखा जाए, तो यहाँ का सबसे रोचक छात्र संघ चुनाव होता है। ईवीएम से होता है चुनाव और ये सब चीजें होती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 में से 3 विद्यार्थी परिषद के जीतते हैं, प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। हैदराबाद में चुनाव होता है, आप साउथ तक चले जाइए, हैदराबाद में चुनाव होता है, वो भी बड़ा चुनाव होता है, वहां पूरा पैनल विद्यार्थी परिषद का जीतता है। तो जेनजी को लेके जो एक तरह से कहा जा रहा था कि जेनजी ऐसा करेगा, लोकतंत्र में के लिए आगे आएगा, तो ये कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं ये राहुल गांधी का बदलना चाहिए कि उनको सोचना चाहिए कि ये जेनजी वो जेनजी नहीं है, नेपाल से आप उसकी तुलना कर सके। जेनजी को पता है क्या सही है, क्या गलत है। लद्दाख की घटना, फिर मैं वहीं आता हूँ कि लद्दाख की घटना कहीं न कहीं 1-2 दिन में जाँच के बाद ये चीज़ें सामने आ जाएँगी कि इसके पीछे का राजनीतिक उद्देश्य क्या है, इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं। अभी 2-4 नाम भी सामने आए हैं, फंडिंग की भी बात सामने आई है और इसके पीछे का जो अभी ऊपरी तौर पे देखा जाए, तो जो चीज़ें आई हैं कि विश्वविद्यालय की ज़मीन को लेके या उनके फंड को लेके या वापस लेने को लेके राज्य का स्टेटस जो है इनका, उसको लेके तो बहुत ऐसा मुझे मुझे लगता है कि जो ये राज्य के दर्जे वाली है ना, ये तो एक वैसी मांग है कि जो मतलब फ्रंट में रख दी है कि भाई ये हम मांग कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि एक आम आदमी को नहीं पता होता, शायद अगर मैं बहुत ऊपर सतही तौर पे देखूंगा ना चीज़ों को, तो मेरे लिए सोनम वांगचुक एक आइकॉन होंगे कि सामाजिक वो कार्यकर्ता पर्यावरण में है, काम कर रहे पर्यावरण की हैं, काम उन्होंने कर रहे बहुत सारे चीज़ें इन्वेंट की हैं, तो लेकिन उसके पीछे वो क्या कर रहे हैं हैं। या ऐसा ही तो यूनुस खान था ना, वो ऐसे ही थोड़ी ना उसे अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया होगा, वो उस पूरी तख्ता पलट के मूल में होगा। प्राइज विनर आदमी हाँ, एक ऐसे देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनता है जो अशांति के रास्ते पे चलकर सत्ता हथियाई है जिसने, और ये मित्र हैं सोनम वांगचुक जी उनके। तो ये भी विडंबना और ही जैसा आपने जिक्र करा ना ये जेनजी वाला और चुनाव वाला, मैं कह रहा हूँ दिल्ली तो चलो, दिल्ली की जीत को मैं उस तरह से बड़ी उपलब्धि इसलिए नहीं, बड़ी उपलब्धि है, बड़ा चुनाव होता है, बट पंजाब में अगर आप जीत रहे हैं, जहां आप सरकार नहीं, आप हैदराबाद में अगर आप जीत रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। तो क्या पंजाब में मतलब एक कॉलेज से उतना बड़ा तो नहीं नापा जा सकता, लेकिन पंजाब में जैसे भाजपा की अस्वीकार्यता कम है, और ये चुनाव जो आया है इसके बाद क्या ये माना जाए कि आगे बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल पंजाब में जिस तरह से चीज़ें होता क्या है कि जैसे दिल्ली आप पंजाब में सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में तब आज के 4 महीने पहले किसकी सरकार थी? आम आदमी पार्टी की। पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। परिवर्तन यहाँ पे भी हुआ। आप जिस राजनीति को करने के लिए आए थे कि हम राजनीति बदलने आए हैं, वो चीज़ें जनता को नहीं दिखी। पहली बार मौका दिया, लगा कि अगली बार कुछ और अच्छा हो सकता है। वही हाल पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जब से दिल्ली की सत्ता केजरीवाल के हाथ से गई है, केजरीवाल जी कहाँ पाए जा रहे हैं? पंजाब में पाए जा रहे हैं। कई वीडियो आप देखेंगे जिसमें लगता है कि केजरीवाल ही पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, भगवंत मान उनके एपीएस हैं। केजरीवाल को तो दिल्ली की जनता वो सीट भी नहीं देगी इस बार जितनी इस बार भी वो देगी। केजरीवाल फिर वही है ना, मतलब कांग्रेस के राहुल गांधी टाइप से हाँ, अगर तो यही मतलब बिना पद के भी अपना मतलब होता आप है। भाग गए ना वहां से,
जिस दिल्ली ने, मैं पहले भी कई बार ये कहता हूँ केजरीवाल कि तो जिस फिर दिल्ली ने आपको इतना सब कुछ दिया, नेम वेम पैसा सब दिया, सब कुछ दिया भाई। ठीक है, जिस दिल्ली को तुम ऐसे करते थे उसे उसे तुमने देखा ही नहीं है पलट के जब से चुनाव हुआ है। बल्कि ग्राउंड में और जाना चाहिए था, संदेश ये देना चाहिए था भाई कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन वो ये कि स्वीकार्यता नहीं है उनको कि वो उसको पंजाब मानने चले को- गए, वो मानने अब को तैयार नहीं कि पंजाब हार जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? पंजाब जाने के बाद भी पंजाब में आप ग्राउंड पे काम क्या कर रहे हैं? अगर किसी स्कूल का उद्घाटन हो या किसी चिकित्सालय का उद्घाटन हो, आप भगवंत मान से पहले आप सामने दिखते हैं, ठीक है। पंजाब में इतनी बड़ी बाढ़ आई, इतना सब कुछ हुआ, हर जगह से लोग पहुंचे, केवल फोटोशूट रील तक ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की चीजें देखने को मिली हैं। उसके आगे जमीनी स्तर पे पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हुए नहीं नजर आए हैं। और दिल्ली में जब किसान आंदोलन के नाम पे इतना बड़ा सब कुछ होता है, हजारों ट्रैक्टर लाने की धमकी मिलती है कि दिल्ली में इतने ट्रैक्टर आ जाएंगे, ये वो लोग कहाँ जाते हैं जब पंजाब में बाढ़ आती है? लोग त्राहिमाम। पंजाब की बाढ़ आप देखिए, पहली बार मैंने देखा पंजाब जैसे राज्य में सारी फसलें बर्बाद हो गई, लोग एक जगह कैंप बना बना के रह रहे हैं। वहां कितने किसान दिख गए, किसान तथाकथित किसान नेता कितने दिख गए, कितने ट्रैक्टर में अनाज भर के वहां पहुंचा दिए उनके लिए लोग। केंद्र सरकार ने मदद की, राज्य सरकार भी लगी रही, अलग बात है, अलग से फंड जारी किया गया, तब जाके वहां की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। केजरीवाल अगर ऐसे समय में भी दिल्ली अगर छोड़ दी, ठीक है, पंजाब को ही आप बेस बना लीजिए, सत्ता है, पावर है, वहां से आपकी राजनीति हारेंगे तो कहाँ जाएंगे? पंजाब हारने के डर से ही पंजाब में बैठा है ना क्या, क्योंकि एक तो निकल चुका है हाथ से राज्य, जाएगा और तो राज्यों पंजाब में भी। अभी अपना मतलब उनका कुछ है नहीं। पंजाब जाएगा, मेरा तो ये मानना है कि निश्चित, चाहे वहां सत्ता भाजपा आए ना आए वो एक अलग बात है, पर पंजाब में आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। मेरी जितनी भी पंजाब के लोगों से बात होती है, वो उनका ये कहना है कि ये नहीं आना चाहे कोई भी आए। पंजाब में बता तो रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से इतने लोग त्रस्त हैं कि उसका एक छोटा एग्जांपल बता रहे हैं कि भाजपा के एक बड़े ठीक ठाक युवा नेता हैं और अच्छे पोजीशन पे हैं। एक चुनाव में उन्होंने अपने रसोइया, उनका रसोइया पंजाब से ही है, रसोइये से वो कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दे दे लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। वो बीजेपी के लिए नहीं कर रहे, उनको पता है कि उस समय तक बीजेपी की स्थिति जो भी है, और अच्छे नेता उन्होंने ये चर्चा की थी कि मैंने कहा कांग्रेस को वोट दे, बीजेपी को वोट मत दे। एक अभी परसों ही एक रिपोर्ट आई है चुनावी वादों को लेकर, अच्छा। और इसमें जो हम कहते हैं ना, हम राहुल गांधी की चर्चा करते हैं कि वो एक मॉडल स्टेट नहीं दिखा पाते हैं, उसमें तेलंगाना शायद टॉप पे था मुझे लगता है, कि जो मतलब सिर्फ अपना जितना भी फंड है वो सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने के लिए ही दे पा रहे हैं, तो वो कहाँ पे कोई नया अस्पताल नहीं बन पा रहा है गवर्नमेंट। और इसी तरह पंजाब का नाम भी, मतलब ये वो स्टेट है जो विपक्ष के स्टेट्स हैं, वो इतने कर्जे में मतलब इस तरह से हैं डूबे हुए कि वो सिर्फ इतना चुनावी वादे कर चुके हैं कि उसको पूरा करने में ही उनका क्योंकि सारा इन फंड लोगों ने लग तो जाता ये है, सिस्टम कर दिया था और ना, कुछ नया करने के लिए उनका है नहीं, तो जनता वो देख रही है ना कि भाई इन जनता लोगों ने ये कर दिया था ना सिस्टम कि हमें तो सत्ता चाहिए, तुम 5,000 महीना ले लो, तुम 10,000 महीना ले लो, और तुम ये ले लो वो ले लो। हाथ में झुनझुना देके बहुत देर तक नचाया नहीं जा सकता किसी को, जनता समझदार होती है, उसे भी अपना अच्छा बुरा दिखता है कि भाई दिखता है जनता को, पर चुनाव के टाइम ना अंधी हो जाती है जनता। मैं ये उस समय वो हो जाता है, उसे 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 बदलाव जो लेके आए थे वो भी बदल गए ना मतलब फिर। मैं राजनीति बदलने आए थे, वो खुद ही मैं थोड़ा सा इसमें मतलब लोकल और चुनाव, नीचे वाले चुनाव, पंचायत या पार्षद वाले चुनाव की बात करूं, आप 5 साल उस पार्षद को, प्रधान को, जिला पंचायत सदस्य को गाली दोगे, और जब वोट का नंबर आएगा किसी को देख तो 2,000 रुपए और दो एक बोतल, इससे ज्यादा में या वोट विकल्प डिसाइड हो समझ में जाता है। आता होगा कि भाई यहाँ से कम और पे पता इतना क्या, हो रहा है। मतलब उन लोगों का लॉजिक ये होता है कि अरे चुनाव के बाद तो कोई नहीं मिलता, अभी क्या मिल रहा है उस पर हमारा फोकस है। भाई तुमने पैसे ले लिए, तुम उसका गला कैसे पकड़ोगे? अगर तुमने पैसे नहीं लिए, बहुत कम लोगों को शायद काम पड़ता होगा ना, लेकिन जिस अपने मतलब पार्षद या विधायक से, हर आदमी तो नहीं जाता ना जो वोट डालने जाता है, हर कोई बार बार विधायक के घर थोड़ी ना जाता है। और मैंने ऐसा कई बार देखा है कि जिन्होंने पैसा ले लिया है ना, और वो अगर कभी काम के लिए चले गए हैं, तो मुंह पे बोल दिया जाता है कि भाई उस टाइम तो तुम उस तरह से वो कर रहे थे। तो ये जो उस तरह का चलन है, ये भी एक तरह की रिश्वत ही है, और ये रिश्वत का चलन खत्म कम हुआ होगा लेकिन खत्म नहीं हुआ। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना भी है कि अगर सरकारें स्ट्रिक्ट होती हैं तो कम होता है नंबर्स में, लेकिन परसेंटेज में वो बढ़ जाता है। मैंने कई ऐसे केस देखे नोटिस हैं भी रहते जिनमें 20 का काम, जो पहले काम 20 में हो जाता था,
जब ऊपर से सरकार सख्त हुई तो काम तो, क्योंकि नीचे जो अधिकारी बैठा है ना, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बिना पैसे के कुछ करते हो, वरना तो फाइल इधर से उधर ही भटकती रहती है। तरीके बदल गए। तरी उसे पैसा चाहिए, अब उसे पैसा चाहिए तो उसने क्या करा कि सरकार सख्त है, मैं अपनी जॉब या कुछ भी रिस्क पे ले रहा हूँ, बस 20 का, अब तो 20 के 100 लगेंगे। यूपी में भी ऐसे हो रहा है कि यूपी में ऊपर सरकार सख्त है, अधिकारियों को लेके इस तरह की धारणाएं लोगों के अंदर आ गई हैं कि पहले काम सपा सरकारों में या अन्य सरकारों में आसानी से हो जाते थे, लेन-देन की बात भी लोग कर लेते थे। हालाँकि ये अच्छी चीज़ नहीं है और पब्लिक डोमेन में ये सब चीज़ें आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अब लोग कहते हैं वो चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, या तो नहीं हो पा रही हैं, या तो उसका 10 गुना ज़्यादा, जो आप कह रहे हैं ना, उसका 10 गुना ज़्यादा देना पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब एक गलत उदाहरण पेश हो जाएगा जो हम बात कर रहे हैं, उदाहरण गलत पेश हो जाएगा, लेकिन जिस चीज पे ज्यादा सख्ती होती है, लगाम होती है, उस चीज की जो है चोर बाजारी टाइप बढ़ जाती है उसकी, मतलब क्या बोलेंगे उसे, उसके रेट बढ़ जाते हैं जब वो ब्लैक में मिलती हाँ, है। जिस जैसे बिहार, शराबबंदी कर दी है आप, ठीक है, लेकिन क्या बिहार में शराब नहीं मिल रही? क्या बिहार के लोग शराब नहीं पी रहे? पी रहे हैं। तो किसी भी चीज़ पे लगाम लगाने से ज़्यादा उसका वही होता है, वो जो ब्लैक मार्केटिंग वाला चीज़ है वो बढ़ती ही है, वो दूसरे तरीके से आएगी, फिर वो दूसरे तरीके से आएगी तो उसके रेट भी बढ़ेंगे। देखिए, इसके पीछे कहीं न कहीं ये है ना कि अभी बात करेंगे प्रशासनिक अमला। भई आपका स्थानीय लेवल पे कौन आपकी वो करता है? पुलिस। पुलिस विभाग ही है ना। भई आप अपने ग्राम पंचायत में हैं, तो आपकी शिकायत कहाँ वहीं सुनी जाती है। जब तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इन चीज़ों पे लगाम लगाने के लिए आगे नहीं आएँगे या इन सब चीज़ों के पीछे वो नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें सुधार नहीं आ सकती। आप बेसिक नीचे से ही आप भ्रष्टाचार को हवा दे रहे हैं कि आप क्या बिहार के एग्जाम्पल को ले लें। यूपी से बिहार के बॉर्डर में आप एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे चेकिंग हो रही है। आप दारू, शराब लेके जो भी एंट्री कर रहे हैं, आप ₹1000-500 पकड़ा के आगे बढ़ जा रहे हैं। वो चीज़ें वहाँ पे पहुँच गई। तो इसी तरह से पुलिस को लेके भी एक जो समाज में धारणा बनी है, जैसे हम लोग एक दिन चर्चा कर भी रहे थे कि मोरल थोड़ा उनको, पुलिस को, हाँ, पुलिस को ना मित्र लोग मानते हैं, ना शत्रु मान रहे हैं। आने की ज़रूरत है उनको। हाँ, हाँ। लोग फ्रेंडली थोड़ा समझें पुलिस को। पुलिस भी क्या होता है, अब खाकी वर्दी को देख के आदमी पहले वो होता है ना कि कन्नी काट लें या मतलब हाँ, मतलब कहा ही जाता है ना सामना ना करना। पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, उसके तो हाथ जोड़ो और निकल लो कि भाई। मतलब ये क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने से वो जो रुतबा रहा है पुलिस का, एक डर खौफ का माहौल जो उन्होंने बना के रखा है, वो आज भी लोगों के मन में बैठा हुआ है। चाहे वो जेन ज़ी भी आ गए हो ना, तब से लेके अब तक, लेकिन वो एक खाकी वर्दी वाले को देखेंगे और वो बचने की कोशिश करेगा। आपके यहाँ तो मुझे चाहे आपने गलती ना करो, चाहे पुलिस, आपका आप गाड़ी से जा रहे हो, आपका लाइसेंस है, आपके पास पूरे कागजात हैं, लेकिन आप फिर भी चाहोगे मैं माथा ना मारूँ इससे, मतलब बच लूँ मैं किसी तरह। ऐसा है फिर रोकेगा, फिर गलत डिमांड करेगा। आपके यहाँ तो मुझे लगता है कि पुलिस वालों को थोड़ा सा और सॉफ्ट दिखाने के लिए नाम ही मित्र पुलिस, उत्तराखंड को मित्र पुलिस बोलते हैं ना। मैं देखा हूँ आपके यहाँ थोड़ा उनके खाकी की जगह कुछ और भी कलर जैसा नीला हुआ था, नीला, हाँ। वो बंद हो गए क्या? कम फिर वापस खाकी। मतलब मुझे मुझे मैं उस टाइम वहीं था जब वो शुरू हुआ, शायद शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय शुरू नहीं, हुआ नहीं, था, पहले था। पहले से भी और पहले से। तो मुझे जितना पता है कि शायद उन लोगों की जो यूनिट या जो एक अलग ब्लू यूनिफॉर्म वाले बनाए थे, वो थे क्राइम रोकने के लिए। नहीं, वो जो आप बात कर रहे हो वो ट्रैफिक पुलिस वाले में जो चीता पुलिस बनाई थी, जो बिल्कुल नेवी ब्लू पहनते जो थे। बिल्कुल नेवी ब्लू पहनते थे। वो बिल्कुल जो फॉरेनर वाला लुक, हाँ, तो मैंने उनके बारे में वो अलग है। मैंने उनके बारे में ये सुना था कि वो एक यूनिट बनाई गई थी क्राइम कंट्रोल करने को लेकर, लेकिन बाद में वो ट्रैफिक कंट्रोल कंट्रोल करने में आ गए। क्राइम कंट्रोल नहीं करते थे, वो पूरे दिन चालान काटने में ही रहते थे। और उनका ऐसा सिस्टम था, उन्होंने अगर आपको पकड़ लिया है तो चालान होगा ही होगा, ये निश्चित। वो फोर्स का नाम मैं भी भूल रहा हूँ, मैं नाम चीता तो अलग था। चीता अलग था, उन्हें कुछ बोलते तो थे। और बढ़िया बढ़िया बाइक्स आई, बढ़िया बाइक थी, बढ़िया, वो ऐसे यहाँ पे वो वो अपना मतलब पूरा फॉरेन का कॉपी मारा था। और मैं जो ये कह रहा था कि जो हम रिश्वत की भी बात कर रहे थे, कि अभी स्थिति ये हो गई, मैं दो केस का बताता हूँ। एक तो ये कि एक मेरे परिचित हैं बिहार साइड के, तो ये बता रहे थे कि वहाँ लोगों ने बिजनेस बना रखा है, जो बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग हैं, वो आदमी शाम को अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ी और चलो चल रहे जरा वहां तक, वहां से पी के लाके यहाँ, मतलब वो उनसे सबसे जो भी कलेक्ट करता होगा वो पी के आया और उन्हें वहां छोड़ दिया। इस तरह का भी धंधा है। दूसरा रिश्वत का एक मैं ये भी कह रहा था कि आपके सारे चाहे पूरे हों कागज, जो भी आपके
मानक हैं वो चाहे पूरे हों, लेकिन आप वहां जाएंगे और अगर आपने वहां सेटिंग नहीं करी है किसी दलाल से, आपने रिश्वत नहीं दी है, तो आपका वो काम हो ही नहीं सकता। आरटीओ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आरटीओ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और उसमें भी ये है कि अब आप क्या सोचते हो, मतलब ये गलती हमारी भी है, क्योंकि अगर मुझे उसके चक्कर में 2 या 3 बार आरटीओ या किसी भी दफ्तर जाना पड़ गया, तो मैं सोचता हूँ मेरा ट्रैफिक में पैसा लग रहा है, ट्रैवल मैं कर रहा हूँ, अपनी जॉब से मैं ऑफ ले रहा हूँ, इससे अच्छा है कि इसे पकड़ाओ 1000-2000 जो पकड़ाने और निपटाओ। नहीं, पर एक चीज मैंने भी नोटिस की है कि मतलब मेरे साथ हुआ है, फादर के कुछ गाड़ी के कागजात थे या कुछ वो था, उसका बढ़वाने का था या कुछ ऐसा सीन था, तो मैंने ऑनलाइन फीस जमा कर दी है। अब उनको जाके बस वहाँ रिसिप्ट दिखानी है और वो लेना है। उसके बावजूद उन्हें 3-4 खिड़कियों पे घुमाते रहे। तो वो समझ गए कि ये बिना दलाल के काम होने वाला है नहीं। फिर उन्होंने बताया कि भाई मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। तब वो थोड़ा सा सहमे कि भाई इसकी पहुंच शायद कहीं होगी, हाँ, तो छापा चुपा पड़ जाएगा फालतू का। हाँ, तो उन्होंने फटाफट 2 मिनट में कागज तैयार करके दे दिए। हाँ, लेकिन अभी भी आप जाएंगे ना, मतलब अगर मैं देहरादून आरटीओ की बात करूँ, तो फोटो स्टेट के नाम पे आरटीओ के दलाल बैठे हुए हैं वहाँ। हाँ, वो और आप वहाँ अंदर अपना काम अपने से नहीं करवा पाएंगे। आपको आपको क्या टेस्ट में फेल कर देंगे वो। लास्ट में आपको कागज भी पूरे कर देंगे, सब कुछ कर देंगे मानक उनके, लेकिन आपको कह देंगे टेस्ट में फेल हो जाएंगे कि अभी गाड़ी आपने ठीक से नहीं चलाई, आपको साइंस है ढंग से याद नहीं है। तो वो लास्ट में वही है कि आपको पकड़ना ही पड़ेगा एक आदमी को, जो आपको आपको पत्ती करा पकड़ानी पड़ेगी, वो आपका शाम तक लाइसेंस आपके हाथ में धर देगा। लास्ट वीक की मैं बात बता रहा हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ लक्ष्मी नगर, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, वहाँ पे रोड के किनारे पार्किंग के लिए अलग से ऐसी व्यवस्थाएं बनी हैं कि 3-3 गाड़ियाँ ऐसे पार्क होती हैं। वहाँ मेरे दोस्त एक मुझसे मिलने आए, अपनी गाड़ी उन्होंने किनारे लगा दी। ठीक, 4 घंटे गाड़ी खड़ी रही, हम लोग अपना मिले-जुले अपना शॉपिंग-वॉपिंग जो करना था लक्ष्मी नगर में किए। फिर जब निकल ही रहे थे, कुछ पैक वैक करा रहे थे, निकल रहे थे, सामने से ही टो करने वाले जो होते हैं वो, फ़ोन आता है कि आपकी गाड़ी उठा ली गई है, कहाँ हैं आप? तो उनका ठीक है, हम लोग देखते हैं जहाँ खड़ी थी उस थोड़ी दूर पे गई थी, तो रोक के बातचीत होती है। अब सोचिए कि उनका उसमें एक पुलिस विभाग से, एक आरटीओ विभाग से और एक जो ठेकेदार टाइप पीछे था। गाड़ी उठा ली गई। हमने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी उठा लिए हैं, अगर आपको लगता है कि सड़क पे खड़ी नहीं थी, 50 गाड़ियाँ सड़क पे खड़ी हैं, सड़क किनारे ही खड़ी हैं। हमने कहा कितनी गाड़ी दिन भर में उठाएँ? फिर हमने कहा ठीक है जो चार्ज है करते हैं उसका। तो उन्होंने एक पर्ची लिख के दी और पैसे माँगे ₹500। मैंने कहा कि मैं तो ऑनलाइन पेमेंट करूँगा। कह रहा है ऑनलाइन पेमेंट होता ही नहीं है। मैं अड़ गया कि भई कि आप बात कराइए मुझसे, किसी अधिकारी से बात कराइए कि भारत में कौन-सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो ऑनलाइन पेमेंट चालान की नहीं लेता है? नहीं, यहाँ ऐसे ही होता है। मैंने कहा फर्जी पर्ची आपकी है और मैं तो उनको भी कहा कि आप फर्जी लोगों को साथ में लेके टारगेट करते हैं दिन भर में 15 से 20 गाड़ियाँ उठाने की और ₹500-500 वसूली का आपका तरीका है। वसूली का धंधा ही था। मैंने कहा इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप हटवा लीजिए। अच्छा लगता है कि गाड़ी पार्किंग सही से रहे, मुझे भी अच्छा लगता है कि रोड स्मूथ चले, लेकिन आप टारगेट करके बस अपनी कमाई के लिए 2-4 गाड़ियाँ उठाएँगे, उनसे पैसे लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएँगे, तो ये अच्छी बात नहीं। आपको ध्यान होगा, हम पहले भी इस कार्यक्रम के एक एपिसोड में इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि ये एक अवैध उगाही का ऐसा सिस्टम बन गया है। आप अपनी मर्जी से गाड़ी लगा दो सड़क किनारे, बिल्कुल सड़क से उतार के, मैं नहीं कह रहा हूँ सड़क पे होगी, जो व्हाइट पट्टी होती है उससे नीचे उतार के आप लगा दो, वो टो कर देगा या चालान कर जाएगा। वही जब किसी को ठेका मिल जाता है अथॉरिटी के द्वारा, तो वो आधी रोड लगा देगा, आधी रोड आधी इधर से गिराएगा, आधी इधर से गिराएगा, सिर्फ बीच में एक रोड होगी जिसमें आप निकल सकते हो, वो लीगल है। चर्चा हो ही रही थी, एक रस्सी इधर 4 रस्सियाँ ऐसे एक किनारे से बाँध देंगे, उसके बीच पार्किंग उनकी हो गई और आप उसमें अगर पार्क नहीं कर रहे हैं, तो वो उनके सिस्टम है, वो उठवाते हैं गाड़ी। गाड़ी उठवा देंगे, फिर आप चक्कर लगाते रहिए। अरे अट्टा में पूरा सेटअप मतलब है सेक्टर 18 नोएडा में की पार्किंग का, मल्टी लेवल पार्किंग की है, लेकिन फिर भी अंदर तक आती हैं गाड़ी। अब मेरे एक मित्र ने आए घूमने तो लगा दी। अच्छा, ये देखते रहते हैं कहीं से, मतलब या कोई इनके वो होते हैं कनेक्शंस हैं कि वो फ़ोन कर, हम गाड़ी लगाने के बाद वो कोई आया नहीं पर्ची काटने, तो सड़क किनारे ही लगा दी। और यहाँ भी सड़क किनारे भी लगती हैं पार्किंग के अलावा, और अगर वो खुद से लगाता तो पर्ची देता, लेकिन कोई था ही नहीं, तो हम लगा दी। हम वहाँ 10-15 मिनट वेट भी किया कि कोई आएगा शायद पर्ची देने, नहीं आया। 5 मिनट की हेर-फेर थी, 5 मिनट हम इधर से एक शॉप तक गए, उतनी देर में वो गाड़ी टो हो गई।
और उसके बाद एक और गाड़ी, कोई और गाड़ी वहाँ आके खड़ी हो रखी है, लेकिन भाई साहब मानने को तैयार नहीं, कह रहे नो पार्किंग एरिया है, जब कहीं नहीं लिखा है वहाँ नो पार्किंग, वहाँ कुछ नहीं लिखा है। हमने कहा पर्ची काटो, गाड़ी लगे रहने दो, हाँ लेकिन एक आप सिस्टम बना रखा वो देखते हैं कि आप खिसके और वो टो करें, क्योंकि उसके अगर पहले करने लगेंगे तो बहस हो जाएगी। वही एक केस भी तो बता रहे थे आप, उन 100 रुपए की रिश्वत और वही रिश्वत, मतलब ये वही हम जो बात कर रहे हैं कि अच्छा आरटीओ में इतनी मोटी कमाई होती है इन लोग, हाँ हाँ वहाँ कोई नहीं पकड़ा जाता। हाँ चलो वो एमपी से कल एक मैं परसों खबर देख रहा था कि हाँ मतलब 100 रुपए के लिए रिश्वत का इल्जाम लगा एक व्यक्ति पे, हाँ 83 साल की उम्र है उनकी, और 35 साल लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा अच्छा सिर्फ अपने को निर्दोष साबित करने के लिए, 100 रुपए की रिश्वत के लिए। सोचिए कि जब इनके ऊपर आरोप लगा होगा 40-45 साल उम्र रही होगी, 35 साल 30 साल नौकरी भी रही हो, नौकरी गई और भी मैंने सुना कि शायद उसकी हाँ पत्नी का भी निधन हो गया, हाँ बिखर सके है भाई। 35 साल 30 साल कोई जेल में या न्याय के लिए लड़े तो वो तो हो ही जाता है। सबसे बड़ी समस्या समाज वही है। हाँ, जो आप समाज के बीच में जब जाते हैं ना, समाज की नजरों में जो आपका, देखिए मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे रिश्वत है, मान लीजिए आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप पे रिश्वत का आरोप लग गया, चाहे वो बाद में जो आप बता रहे हो कितने साल बाद वो हो गए। सेम रेप में भी है कि आजकल मतलब बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जिसमें फर्जी फर्जी होते हैं, तो उसमें अगर आपके ऊपर ठप्पा लग गया कि भाई ये हुआ है, तो आप मानिए कि आपको समाज, आपको अदालत भले ही 10 साल बाद आरोपों से बरी कर दे, लेकिन समाज आपको मान लेता है कि ये समाज हुआ भी है। इसलिए भी मानता है कि मीडिया ट्रायल पहले शुरू हो जाता है। जब वो जिस साल पकड़े गए होंगे, अखबार में खबर छपे कि फलां बाबू 100 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया, वो जिंदगी भर का एक आपके पास एक रिकॉर्ड आ गया लोगों के पास। और वो जब तक वो अच्छा बरी वाली खबर कभी भी इतनी फ्रंट पेज पे नहीं आएगी, फ्रंट पे नहीं आएगी। हाँ। है ना? तो वो तब सोशल मीडिया का जमाना है, तो और वो सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं, उसके परिवार को, उसके बच्चों को सबको झेलनी पड़ी होगी। झेलना जो पड़ता। अच्छा जो हैबिचुअल होता है ना रिश्वत लेने का, उसे फर्क नहीं पड़ता समाज से। हम्म, जो नहीं लेता वो ग्लानि में रह जाता है, और वो 35 साल वो उसी उसमें पीड़ा में, मतलब मैं तो उस व्यक्ति को देख के कि वो लड़ रहा था। कि मतलब मैंने कहा यार इस आदमी ने क्या झेला होगा जिंदगी भर अपना, मतलब कि 35 साल तक वो सिर्फ अपने को निर्दोष साबित करने के लिए लड़ता रहा, वो भी सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए का, और यहाँ 1000 करोड़ लेके निकल लो, फ्लाइट पकड़ो बढ़िया सी। यहाँ तो ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे पुलिस वालों को रिश्वत दी जाती है ना, मैं ट्रक वालों को पास कराना है मुझे तो सामने सामने दे दी जाती है। ऑफिस में कोई जिक्र कर रहा था, मतलब मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन ऐसा था कि रिश्वत लेने का नया तरीका है कि अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, तो पहले तो ये था कि मुट्ठी, पर अब बहुत सारे केस हो गए कि जो ट्रैफिक वाले हैं उसमें समस्या ये है कि कोई एक्शन कैम लगाए घूम रहा है हेलमेट में, किसी ने कोई कैमरा ऑन कर रखा है, तो समस्या है। तो अब उसका तरीका उन्होंने ये निकाल लिया है कि उन्हें रिश्वत आप देंगे कि हाँ चलो भाई साहब दावत पानी की कुछ व्यवस्था देख लेंगे, हाँ तो ठीक है, आगे जो खोखे वाला खड़ा है उसे देके, मैंने सुनी थी किसी से, हाँ नहीं तो मतलब नया तरीका आ गया। अगर जैसा आप कह रहे थे कि खोखा वाला वो रहता है कि वहाँ जहाँ चेकिंग चलती है वहाँ चाहे खीरा काट के बेच रहा है या खरबूजा ही बेच रहा है, तो वो सिस्टम वहाँ के वहाँ इतना दे दो, वहाँ से वो ओके करेगा, बस ओके हो। इससे मुझे एक याद आ गया, ऑफिस का ही है एक जिक्र कि कोई जल्दी में ऑफिस आ रहा होगा, लेट हो गया हो, तो हेलमेट पहनना भूल गया था, तो उसको रोक लिया बिना हेलमेट को, तो भाई आप पैसा कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन उस जगह शायद नहीं रहा होगा, तो उस समय नया नया शायद 5,000 का चालान हुआ था कि अच्छा। तो उससे बोला कागज ना, कागज भी नहीं है, तो बेटा चालान कटेगा तेरा तो 15,000 रुपए का। तो उसने कहा सर इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है, मैं तो पूरा महीना निकल जाएगा ऐसे, मैं कहाँ से चुकाऊंगा, कुछ बताओ। थोड़ा सा डराते हैं, साइड खड़े रहे, साइड खड़े रहे, तो फिर बेचारे ने रो आसा सा चेहरा बनाया होगा, तो कुछ ले दे के कर दो सर, मतलब मैं जाने दो, मैं लेट भी हो रहा हूँ, फिर मेरा आज की तनख्वाह भी कट जाएगी। तो उसने कहा कितने हैं, कि 200 रुपये हैं, वैसे दिखाया हुआ। चल तो ऐसा कर, वो सामने ऑटो खड़ा है ना, उसकी एक सीट पे रख दियो। तो अब वो गया, कह रहा मैं आगे गया, तो ऑटो के पास रुका, मैंने नोट निकाला और मैंने कहा सर ये, उसने कहा हाँ ठीक है ठीक है। मजेदार बात ये है कि उसने वो 200 नहीं रखे थे, उसने 20 का नोट दिखाया, 20 का नोट रख के कहा मैंने आज पुलिस वाले को बेवकूफ बनाया है। पुलिस वाले सबको बनाते हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब कितने साल पहले चालान के रेट बढ़े थे कि 2000 वाला 10,000 5,000, गड़करी जिंदगी है। 2-3 साल पहले कुछ ऐसा रेट बढ़ा था। सरकार ये कह रही थी कि चालान के रेट बढ़ाने से लोग कानून का पालन करेंगे। मेरा इसमें तर्क ये है कि चालान के रेट बढ़ने से रिश्वत का रेट बढ़ा है। अगर आप हाईवे पे कोई 5,000 या 10,000 का चालान काट रहे हो,
तो लेकिन- कोई नहीं देता, लेकिन ना उसे 1000-1500 दे देगा। स्ट्रिक्टनेस चंडीगढ़ जैसी दिखानी पड़ेगी। चंडीगढ़ में वो मतलब तो चालानगढ़ है। पीली लाइन पे भी अगर आपका टायर पहुंच गया, जो साइकिल के लिए बना रखा उन्होंने, हाँ तो आपका वो ऑनलाइन चलान भाई, वहां तो बहुत है कि हाई बीम पे आप गाड़ी नहीं नहीं चला सकते कराएंगे, हैं। हॉर्न अगर 60 स्पीड है और अगर वो 61 हुई है तो ऑटोमेटिक चालान कट के चलान आपके घर पहुंच जाएगा। आपको वो टेंशन लेने की बात नहीं कि वो बहुत रोकेगा वो। उससे एक मामला है भाई। अच्छा, और जो आप चालानगढ़, चंडीगढ़ से चंडीगढ़ नहीं, चालानगढ़ है। और मतलब वहाँ फिर रिश्वत भी वैसी है। एक बार की बात है, मेरी ताई जी बीमार थी, मैं चंडीगढ़ उनका इलाज चल रहा था, उन्हें दिखा के ला रहा था। उस हाईवे पे थे हम, चंडीगढ़ सहारनपुर वाले पे, और उसने गाड़ी रोक ली, पंजाब पुलिस थी। लगा ले भाई साइड, लगा ली साहब, दिखा कागज, भाई देख लो कागज सारे पूरे थे, डीएल दिखा बाहर दिखा, जूते पहने नहीं पहने, भाई देख लो जूते भी पहने, क्योंकि अगर आपने शूज नहीं पहने हैं और वो चाहे तो चालान काट सकता है, ये नियम है। उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ तो उसे पता क्या मिला। अब हम मीडिया में हैं तो हम, गाड़ी पे मेरी प्रेस लिखा हुआ था, उसने कहा प्रेस क्यों लिखवा रखा है। आपको ध्यान होगा कि उस टाइम में ये नियम आया था कि आप गाड़ी पे अपनी कास्ट, हिंदू ब्राह्मण को जिस तरह का नहीं लिखवा सकते, उस तरह का कुछ आया था। तो उसने मुझसे पूछा कि प्रेस में कौन है, मैंने कहा मैं हूँ। बोले अपना आई कार्ड दिखा, मैंने उसे अपना प्रेस का आई कार्ड दिखा दिया। फिर बोला कि लिखवाया क्यों है ये बता। मतलब वो अड़ गया जबरदस्ती कि अब तू दे के जा। अब मेरे साथ वो बीमार, उनका काफी बीमार थी, वो भी थी। मैंने उससे पूछा, मैंने को करना क्या है, मैंने कहा ला फिर 1000 दे दे। ये बात है करीब 3-4 साल पहले की। 1000 रुपए लिए, मैं भी 1000 दे के पीछे ले रहा है, मेरे साथ एक बीमार आदमी, मैंने कहा ये दुखी हो जाएंगे, मैं यहाँ इससे रगड़, अब मैं अकेला होता तो मैं उससे करता कि तू कर ले जो तुझे करना है। अरे बहुत सारे लोग गाड़ी छोड़ के चल देते हैं, बाइक वाले खास तौर पे, कि भाई रखो, तुम ही पहुंचाओगे बाद में। हाँ हाँ और ये जो आप बता रहे हैं ना, ऐसे ही मतलब मुझे मैं ये अपील भी करना चाहूँगा जयपुर मतलब राजस्थान सरकार से, कि भाई जयपुर में पुलिस वाले बहुत परेशान करते हैं बाहर का नंबर देख के। बाहर का नंबर देख के। हाँ मैंने भी सुना है। ठीक है, हम डीएल गाड़ी लेके गए थे जयपुर घूमने, कुछ साल पहले की बात है। और जगह जगह जहाँ भी, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह रोका हूँ मैं, कई जगह सीट बेल्ट पहन रखे, आगे वालों ने पहन रखे, कागज दिखाओ, भाई कागज भी हैं। अब क्यों नहीं जी, आपका तो चालान कटेगा, किस वजह से, आपने पीछे 3 बैठा रखे। अच्छा, कि 4x मतलब वो है, मतलब कुछ ना कुछ ढूंढेगा। फिर उसने कहा नहीं नहीं 5 सीटर गाड़ी है, कहाँ है ये लिखा है। अच्छा, पीछे वाले तो सीट बेल्ट बांध ली, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। तो भाई ये कहाँ नियम है। अब नियम आया है जी। अच्छा, फिर मैंने गूगल किया तो हाँ भाई फर्क, लेकिन लोगों को नहीं पता ना। तो आप क्या होता है, पहले बार आप वार्निंग दे के छोड़ते हैं, लगा लो भाई। आपने बहुत सारे पुलिस वाले की रील्स भी देखी होंगी जो कहते हैं बेटा हेलमेट बांट रहे होते हैं या हाँ, हेलमेट हाँ, पहना रहे होते हैं, अरे बेटा हेलमेट पहना कर, सीट बेल्ट लगाया करो आप, अरे आप बहुत बढ़िया है ना, पास कराते हैं। तो आप लेकिन आपको परेशान करना था, आपको पैसे वसूलने ही थे। अच्छा, इस मोड़ पे तो आप भाई, उन्होंने नहीं, हमने कहा आप काट दो, हम जमा करा देंगे जाके। नहीं, वो आपको खड़ा रखेंगे। अच्छा, जयपुर की गर्मी, हाँ आप कितनी देर गाड़ी से बाहर, और आप स्टेशन भी होता है ना कि आप किसी पूरा दिन उसमें खराब हो जाए, पूरा दिन खराब हो जाए। के लिए आप घूमने और- टहलने अच्छे और जो आप गए हो और इस तरह पुलिस को मॉरल क्लास की और उसकी बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि अगर ये सीख नहीं पाए तो ये अपने ही विभाग में सीखते रहें। जैसा आपने कहा कि किसी ना किसी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी, अच्छे लेकिन कम है। एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि ट्रैफिक को लेके जागरूक कर रहे हैं। और उसमें सिर्फ अधिकारी नहीं है, सिपाही रैंक के लोग भी बहुत अच्छा जागरूक कर रहे हैं। और लेकिन बात भी 2 स्टार फिर कहा जाती है ना कि सिखाया तो मोरल चीजें आईएएस अधिकारी को भी है ट्रेनिंग के दौरान, लेकिन भूल जाते हैं, वो ये मान लेते हैं कि हम लेकिन सिस्टम का हिस्सा बन यू जाता है। ब्लडी इंडियन वाला, यू ब्लडी पीपल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन वो- पुलिस वो को अपने आप पुलिस को हम थोड़ा सा मुझे लगता है, जो मतलब लोअर रैंक के वो होते हैं सिपाही वगैरह, इनको बात करने की ट्रेनिंग के दौरान मतलब मुझे लगता है कि थोड़ी सी वो है कि इनको बातचीत करने का तरीका, सलीका, और अगर किसी को नहीं पता कानून तो उससे कैसे बात करनी है, उसको कैसे समझाना है उस कानून के बारे में, वो सलीका आना चाहिए। क्योंकि विदेशों में देखते हैं ना कि बहुत तरीके से भी बात की जाती है। ऐसा नहीं कि वो, अब आप एग्जाम्पल कहीं दे देंगे कि भाई सरदार को गोली मार दी थी, वही वो तो गलत कर रहा था, तो वह कानून इतना सख्त, ये डर भी होना चाहिए कानून। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून का डर, इंडिया में होता तो वो हमने पहले भी जिक्र करा है इसी अब तक उसमें प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। प्रोटेस्ट हो रहे होते अगर गोली ऐसे मार दी होती। तो वही है कि थोड़ा सलीका आपको सिखाना पड़ेगा कि कई लोग
डरे नहीं पुलिस के पास जाने से, बल्कि मुझे भी कई बार अच्छा मतलब मैं एक बार कैब से गया तो मेरे कैब वाले ने आईएसबीटी में गलत जगह मुझे उतार दिया था। फिर मैं वापस आया, मैंने एक पुलिस वाले से ही पूछा, एजेंट थे, मुझे लगा बहुत फ्रस्ट्रेटेड आदमी होगा कि वो ट्रैफिक को मतलब वो कर रहा है। मैंने कहा भाई साहब ये आईएसबीटी का रास्ता कहाँ से? बड़े से लिखे तो बताया, भाई साहब आप ऐसे करके राइट जाइएगा, फिर लेफ्ट लीजिएगा, आपको सामने बोर्ड दिख जाएगा। मैंने कहा धन्यवाद। अच्छे लोग भी हैं, कई भी अच्छे लोग भी दिख जाते अच्छे हैं, लोग भी हैं, लेकिन और कई ऐसे होते हैं आप पूछ लीजिए, वो आपको 2 सवाल और कर देंगे। है क्या कि स्पेशल कुछ ऐसी चीज़ें आम जनता के साथ उनका व्यवहार जो है, शिकायतें ज़्यादा हैं, अच्छे वाली थोड़ा बैलेंस वो सही नहीं है। तो सरकार ऐसा नहीं कि अब ट्रेनिंग नए जो आ रहे हैं उन्हीं को केवल ट्रेनिंग दे। मेरी अपील ये है कि स्पेशल प्रोजेक्ट बना के हर जिलों में कुछ ऐसा चलाया जाए, 15-15 दिन के जैसे कैप्सूल कोर्स होते हैं, वो चलाया जाए। फोर्स में चलते भी हैं, हाँ। तो एक कोर्स प्लान करे सरकार की 15 दिन 20 दिन के आप। मैं तो कहता हूँ कि पूरी प्रोफेशनल करना तो रेटिंग की भी व्यवस्था करनी चाहिए भाई। हर केस सॉल्व करने पे रेटिंग और कहाँ आपकी डायल 112 जैसे आपने किया, पुलिस पहुंची, वहाँ क्या हुआ, उसकी भी रेटिंग की व्यवस्था की जाए। उसका भी रिव्यू दिए जाए कि देखिए ऐसे-ऐसे हुआ और उसके हिसाब से उनके प्रमोशन, उसके हिसाब से उनके आगे की इंक्रीमेंट ऐसे तय किए जाएँ। कॉर्पोरेट पुलिस में भी इतना तो नहीं, कॉर्पोरेट पर शुरुआत बातचीत के इंक्रीमेंट तरीके से भी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी समझते हैं उन पे बहुत प्रेशर होता है। बहुत दिन मतलब छुट्टियाँ जो तरीके हैं नहीं मिल पाती, कई बार घर नहीं जा पाते, देर-देर लंबे ड्यूटी आवर्स होते हैं उनके, हाँ फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है, मैं कह रहा हूँ। पर वो पैसा देख वो के कैसे छुमंतर हो जाता है कि अगर पैसा आ गया तो वो छुमंतर हो जाएगा। नहीं, वो फिर वही है कि वो कहते हैं ना चोट घाव पे मरहम लगाना, तो वो उनका वही है कि चलो ये नहीं तो ये सही। तो ये थोड़ा-सा तो सिखाना चाहिए, मतलब और एक आम आदमी को भी समझना होगा कि भई आप फ्रस्ट्रेशन में ही ना जाएँ पुलिस थाने, कि उस पे चिल्लाने ही ना जाए लग जाएँ। और आपको याद होगा जब बम ब्लास्ट होना आम बात हुआ करती थी, तो अगर आपका मोबाइल खो जाए, तो आप अब आज भी वो आदत बनी हुई है लोगों को, रिपोर्ट लिखाना पड़ती है कि वो आईएमईआई नंबर का नंबर होता है कि आपके मोबाइल से तो कहीं ब्लास्ट हो गया, तो आपकी इंक्वायरी बैठ जाएगी। तो आपको मजबूरी में, तो 2007-8 की बात है, मैं भी ऐसे ही गया और मुझे नहीं भी तो आधा घंटा लग गया सिर्फ़ अपना हाथ का लिखा हुआ लेटर जमा कराने में कि मेरा फ़ोन खो गया है, फला-फला जगह खोया था। वो मोहर लगाने को कोई तैयार नहीं था उस दौरान, नोएडा की बात है। तो ये भी ना हो कि भई मैं तब था 20-21 साल का, मतलब तो घबरा-घबरा के मैं उस थाने के अंदर घुसा हूँ, ठीक है? फिर मुझे कहाँ देना है मुझे ये भी नहीं पता। फिर एक बोल रहा है उधर जाओ, फिर उधर फिर देखा वो ऊपर एक ऐसे हाइट में बैठे रहते हैं कि कहाँ खोया? कैसे गिरा? तुम्हारी लापरवाही रही होगी, खुद ही तुमने गिराया होगा। 10 सवाल पहले उनके जवाब दो। हमने कहा भाई अंकल आप मोहर लगाइए और दीजिए। मैं तो सिर्फ़ फ़ोन, मुझे पता है नहीं मिलेगा ना। फोन तो आज आज भी नहीं मिलते मुझे हैं। मुझे लगता है कि आज भी नहीं फ़ोन मिलते ऐसी हैं चीज़ है, फोन। और टेक्नोलॉजी कितनी स्मार्ट हो गई है लेकिन पुलिस आज फ़ोन भी मिल फोन नहीं जाते ढूंढ हैं, फ़ोन दे नहीं जाते हैं। मतलब जाते, ऐसे भी मैंने डर बनेगा। ऐसे भी चोरी पकड़ने अगर टेक्नोलॉजी कितना भी हो जाए, आप वहाँ तक पहुँच भी जाएँगे, जब उनको पता चल जाएगा तो डिस्ट्रॉय कर दे। सर्विलांस पे आप फ़ोन लगा सकते हैं किसी का भी। तो हाँ आप तो पे चोरी आप का फ़ोन कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा। कर रहा होगा तो वो सर्विलांस पे कैसे नहीं पकड़ा जाता? पकड़े जाते होंगे फ़ोन। वो यूज़ करते होंगे किसी और तरीके के लिए यूज़, लेकिन वो ये कि एक माइंडसेट बन गया है लोगों का कि भई खो गया है तो अब नहीं मिलेगा। हर थाने के लोगों का सिस्टम होता है कि हर थाने पे पता रहता है कि यहाँ 10-20 ऐसे हर लेवल के ए, बी, सी कि ये चोर है, ये उचक्का है, ये इस टाइप का पॉकेट मार है, ये इस तरह के इसमें किए हैं, सबको पता रहता है। और वो अपने तरीके से उनके पैसे बंधे होते हैं, वो अपने निकलवा भी लेते हैं। और हिस्ट्री शीटर्स का क्यों तब एकदम से पकड़े जाते हो? कोई बड़े लेवल का केस फँस जाता है, फंस जाता है तब तो सारे लाइन सब आ जाते हैं थाने पकड़-पकड़। सब पकड़े जाते हैं। तो उम्मीद है कि सरकार सुने और कोर्स कराए पुलिस वालों को थोड़ा सा कि आप बातचीत अपने व्यवहार को लेके, हालांकि उनकी ट्रेनिंग में होता है तो वो भूल जाते हैं, काम काम की चीजें याद रखते हैं। त्योहारों का समय है, नवरात्रि चल रही है, फिर दशहरा है, दीपावली है, छठ है और रामलीला चल रही है। आपका पूरा जोर है कि आप छोड़ नहीं रहे हैं एक दिन भी रामलीला। क्या है कि मेरा जुड़ाव रामलीला से बचपन से रहा है। कभी पार्ट वार्ट किए रामलीला में? पार्ट में हाँ, एक्टिंग वैक्टिंग किए? एक्टिंग वाला पार्ट नहीं किया, रामलीला में पार्ट जैसे हनुमान नहीं, हनुमान जी की सेना बननी है, तो मुँह पे कलर लगा दिया गया, गदा एक मिल गया, तो जय श्री राम के नारे लगाने लग गए। तो उस तरह के पार्ट बहुत बचपन में जब रामलीलाएँ होती थी, तो 7-8 5-7 साल के रहते थे हम लोग, 10 साल तक मैंने देखा अपने गाँव में रामलीलाएँ होती थी। तो उन दिनों एक अच्छा माहौल बन जाता था और मतलब पॉजिटिविटी जैसे लगती थी ना कि रामलीला शुरू होने वाली है, उसके 15-20 दिन पहले से रिहर्सल चल रहा है।
जितने जिन जिन लोगों को अभिनय करना है उसमें जिनको रोल मिला है वो एक जगह जुटते थे। तो 15 दिन रिहर्सल चल रहा है, 15 दिन, उसके बाद फिर स्टेज बन रहा है ये वो, फिर उसमें सबकी अपनी-अपनी सहभागिता होती थी। दूर-दूर से लोग आते थे। इस समय हाँ, लगातार बहुत सालों तक हुई, इधर पिछले कई सालों से नहीं हो रही है। अब दुर्गा पूजा का वो होता है, दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित होती है और उसी से हाँ, होता है। रामलीला फिलहाल हमारे गाँव में जो अच्छी रामलीला मानी जाती थी वो बंद है। लेकिन उस रामलीला की खासियत ये थी, उसमें अभिनय करने वाले, आप सोचिए कि हमारे यहाँ दशरथ का जो रोल करते थे, वो हमारे यहाँ एक दर्जी थे। दूसरे धर्म से थे, दर्जी थे, अच्छा अभिनय करते थे। हमारे यहाँ एक बैंक है, बैंक में पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें कैशियर जो हैं, वो किसी और राज्य से हैं, लेकिन बैंक यहाँ था तो यहाँ रहते थे। नारद का रोल, जैसे लगता था उसी लिए बने ही हैं। राम लक्ष्मण का रोल करने वाले 2 भाई, वैश्य समाज से, दोनों लगता था कि मतलब एक जो राम बने हैं वो सौम्यता, जो लक्ष्मण बने हैं थोड़ा वो। तो वो चीज़ें जैसे लगता था कि चुन के इन्हीं के लिए बनाई ही गई है। तो वो दौर जो चलता था 8-10 दिन का, तो गाँव में मतलब एक पॉजिटिव माहौल बन जाता था और अच्छा भी लगता था कि थोड़ा हाँ, अब इधर भी थोड़ा तकनीकी भी बढ़ गई है। चेंज किए गए हैं। मतलब कई जगह होता है कि वो एक दो वीडियो जैसे आ ही जाते हैं कि हनुमान जी और कोई और था आपस में लड़ पड़े, मतलब था कुछ, मतलब सीन था कोई जिसमें उन्हें एक्टिंग करनी थी और वो मतलब ऐसा हुआ कि वो आपस में रियल में लड़ पड़े। और उसके अलावा मतलब जिस समय की आप बात कर रहे हो उस समय में बहुत अच्छे अभिनेता होते थे और वो जीते थे उस रोल को। मतलब अगर कोई राम बना है तो वो उतने दिन तक उपवास पे रहता था, प्रॉपर एक समय भोजन करता था, मतलब वो ज़िंदगी कुछ लोग ऐसे भी जीते थे। उस तरह से। अभी क्या हो गया है कि अभी नाच, गाना और फोड़ता का स्तर बढ़ गया है। मैंने तो खैर नहीं इतना मतलब सौभाग्य मिला है रामलीला देखने का, लेकिन एक बार मैं अपने मित्र से ग्रामीण क्षेत्र में ही गया था तो एक एक आध सीन देखे थे तो वो था कि मतलब वो थोड़ा-सा एक तो कॉमिकल भी बना दिया गया है कि लोगों को मज़ा मतलब एक तो शायद अब लोग देखने नहीं जाते हैं उस स्तर पे रामलीला। तो लेकिन वो शायद उनको बाँधे रखने के लिए इतनी देर हाँ, तो मतलब जैसे तो उसमें कि डांस एक जोकर होगा, डांस होंगे डांस होंगे। और नहीं भी तो वो जो नहीं, कैरेक्टर जोकर है नहीं होता था क्या आपके? हमारे यहाँ तो जोकर आज भी होता है। ये अलग हो हमारे यहाँ जैसे और ये नृत्य वाली भी बात कर रहे हैं, डांस वाली बात, वो इतना तय था वो रावण का जब दरबार लगता था, उसमें रावण कहता था कि सुरा और सुंदरी की व्यवस्था की जाए, तो आते थे डांस के लिए वो। मेरे साइड अभी भी ये स्थिति है रामलीला में कि शुरुआत में जो मतलब लड़के-लड़की बने हुए होते थे, उन कुछ जगह पे लड़कियों को भी बुलाया जाता है। अब तो हो गई हैं। शुरू में सिर्फ वो चलता था, सिर्फ डांस चलता था। 1 घंटा, 1.5 घंटा। रामलीला शुरू होगी 9 साढ़े 9 बजे, 7 बजे से और 9 बजे तक सिर्फ डांस चलता था। मेरा फिर 9 से 11 तक रामलीला तो चलती मतलब थी। मैं तो वहाँ पे देखा तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं मेरा फिर मन था कि चलो मैंने आज देखी है तो मैं कंटिन्यू आऊँगा फिर। लेकिन वो कुछ सीन्स देखने के बाद मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हँसी और मज़ाक दूसरा एक चीज़ कॉमेडी बना दिया उसको। दूसरा एक चीज़ और ये भी हो गई ना कि हम टीवी पे देख चुके वही मैं कहने वाला विभिन्न प्रकार मनोज की। सागर की रामायण जो देखी ना तो एक तो वो दिमाग में हमारे खाका बनता। मैं जिस रामलीला की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ की 10-15 साल पहले की रामलीला, वो रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की चौपाइयों पे संवाद उनका होता था। संवाद इतना शानदार, इतना अच्छा लगता था ना कि परशुराम लक्ष्मण संवाद अपने आप में ऐतिहासिक माना जाता था। राम जी जब दशरथ से वो हो रहे हैं, विश्वामित्र के साथ उनका जैसे संवाद होता था, अलग-अलग चीज़ें, अंगद, हनुमान। लेकिन स्कूल में जो ये जैसे आपने परशुराम लक्ष्मण संवाद का जिक्र करा तो उसमें लक्ष्मण बनता था, सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते। परशुराम लक्ष्मण संवाद अपने आप में रोचकता तो है ही रामलीला की। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने वो देखा है दौर, इसलिए मैं बता सकता हूँ तब तक तो इस तरह की चीज़ें नहीं आई थी। और मैं अभी लक्ष्मीनगर में मैं रामलीला देख रहा हूँ। लक्ष्मीनगर में जिस मोहल्ले में रामलीला देखने जाता हूँ, 2 दिन से लगातार मैं जा रहा हूँ, वहाँ भी इस तरह की अवस्था नहीं है और अच्छा चल रहा है, स्मूथली अच्छा चलता है। और एक मेरी रोचक भी इच्छा तो है बहुत मतलब एक बार आप बिल्कुल। रामलीला बिल्कुल, अब मैं अभी आप विश्वास नहीं करेंगे कि देवभूमि रामलीला के नाम से एक पेज है, उसपे रिहर्सल के वीडियो रील्स अपलोड होते थे। मैंने एक दिन में 25-30 रील्स देखी और प्रशांत सर को भी मैंने भेजा कि देखिए आपकी अल्मोड़ा की। मुझे बहुत अच्छा लड़के-लड़कियाँ अभिनय कर रहे हैं, उसका रिहर्सल का ही था। होता है एक वो नहीं था दिग्विजय, वो भी शायद किसी
अब तो बड़े लेवल पे भी मतलब सिर्फ रामलीला, मतलब ये नवरात्रि का ही इंतजार नहीं था, अब तो जैसे आशुतोष राणा की रामलीला आशुतोष चल रहा है बड़े मंच। दिल्ली में जो रामलीला होती है यहाँ पे लाल किले के पास, मैंने देखा, मैं भी, हाँ, मैंने तो अंगद का रोल करते हुए मनोज तिवारी को देखा है सांसद बनते हुए, मुकेश ऋषि को मैंने देखा है। तो रामलीला से विभिन्न जगह हाँ, विभिन्न प्रकार के वो, और मतलब जैसा आपने बताया सभी तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं और कुछ जगह मतलब इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट का और उस तरह का माध्यम बना दिया है। मैं इसे मतलब मैं और करीब से देखा हूं तो मैं इसे उसमें भी नहीं जाऊंगा कि जैसे रामलीला कमेटी होती है, उनका भी एक बिजनेस टाइम होता है ये। उसके जो अध्यक्ष हैं कमेटी के, वो जो एक वो स्पॉन्सर्स, उसके बाद चंदा, उसके बाद जो कलेक्ट हुआ है पैसा, उसमें से कुछ पैसे में से पूरी वो टीम लानी, पार्टी लानी जो परफॉर्म करेगी, उसके बाद इतना पैसा बच जाएगा, फिर उस पैसे का क्या होगा। कई रोचक प्रसंग भी होते हैं गांव के, जैसे हम लोग गांव में रामलीला देखने जाते थे, तो रामलीला का मंचन चल रहा है, अभिनय अच्छा चल रहा है, तो थोड़ा उद्दंड किस्म के बच्चे जो होते थे साथ में हैं, तो गांव के किसी बुजुर्ग का नाम लेके 1 रुपए का पुरस्कार भिजवाते थे, देते थे 11 रुपए थे। तो जो संचालक महोदय थे उनसे कहते थे 11 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आप बोलिए जाके कि 1 रुपए का पुरस्कार फलाने बाबा ने दिया है, चिढ़, ताकि वो चिढ़ जाए। इस तरह से भी चलता था। और एक रोचक चीज़ इसमें और जोड़ रहे हैं, मेरे पिताजी बताते थे कि एक बार रामलीला के समय राम जी का युद्ध रावण के साथ चल रहा था, तो दशहरे के दिन एक होता है, अलग से एक ग्राउंड है, वहाँ पे राम-रावण युद्ध ऐसे चलता है। अब राम जी मार रहे हैं, तीर चला रहे हैं, रावण मर ही नहीं रहा है, सारी तीर खत्म। अब हो क्या, ये शब्द वेदी, ये बाण सारे बाण खत्म। अब हो क्या, लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। फिर हुआ कि अब एक बाण बचा है, उसी को लगाया जाए। तो बाण में 100-100 की 2 नोट लगा के मुद्रा बाण जब मारी गई, रावण मरने से पहले वो मुद्रा पकड़ता है और तुरंत। तो इस तरह की भी घटनाएं सुनने में आती है, रोचकताएं आती है कि कितने भी बाण आप मार लीजिए, नहीं मरा, जैसे ही मुद्रा बाण राम जी ने चलाया, रावण तुरंत, हाँ, मुद्रा बाण पे। जिक्र कर रहा ना कि एक बाबा थे वो चिढ़ जाते थे। मेरे गांव की बात है, जैसे मैंने बताया कि कुछ जगह लड़के डांस करते थे, कुछ जगह लड़कियों को लाया जाता था डांस के लिए। तो ये माना जाता था उस टाइम, हम छोटे ही थे, कि भाई जहाँ लड़कियां डांस कर रही हैं वहां जाना आपका सही नहीं है, अगर आपको जाना है तो इस रामलीला में चलो। तो जो एक गांव था उसमें होती थी रामलीला जहाँ लड़कियां डांस करती थी, और वो प्रतिबंधित था। अब गांव से 2-4 भैया लोग चले गए, और इत्तेफाक ये हुआ कि एक मतलब बुजुर्गों का की टोली कहीं से देख के आ रही थी, तो वो वहां भी रुक गए। उन दो में से मतलब जो 3-4 लोग गए थे भैया लोग, उनमें से एक ने वही काम करा जो आपने कहा, कि उसने चुपके से 10 रुपए दे के उसका नाम बुलवा दिया और साथ में गांव का नाम बुलवा दिया। उसके बाद जो तांडव हुआ है संचालक भी कितना बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि इस चीज से प्रसन्न होकर इन्होंने इतने रुपए का पुरस्कार दिया, फिर भगवान प्रभु श्री राम इनको तरह ये करे वो करे, पूरा ऐसे चलता था। लक्ष्मण जी की शानदार परफॉर्मेंस के ऊपर अवनीश जी ने इतना 101 रुपए नगद। उसमें तो कुछ ऐसे आरती की थाली जब आती थी, तो होता था ना कि 5 रुपए डाल के 4 रुपए लेने का, कुछ लोग 1 रुपए डाल के 4 रुपए निकाल लेते। तो बचपना था लोगों का। बचपना था, और शायद आप लोगों के भी अनुभव रहे होंगे, इस तरह के नवरात्रे चल रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए अनुभव आप हमारे साथ साझा करिए। तो कुछ बहुत नया किस्से- गाड़ी वाड़ी कुछ खरीदा किसी ने? और हाँ, त्योहारी सीजन चल रहा है। त्योहार चल रहा है, कुछ खरीदा है तो वो भी कमेंट करके बताइए, और ये भी बताइए कि अगर आप 22 सितंबर से पहले अगर लेते तो कितने का फायदा आप कर लिए हैं जीएसटी कम होने के बाद। और रामलीला, दशहरा, उनसे जुड़े अपने अनुभव भी लिखिए। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आप युवा हैं और आप युवाओं के माँ बाप हैं तो भी, आज तो हमारे अवनीश जी भी युवा लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं, बिल्कुल नए लुक बिल्कुल पे हैं। एकदम न्यू लुक में, तो उन युवाओं से, उन युवाओं के माँ बाप से अपील भी है कि आप लोग सोचिए कुछ भी करने से पहले। लेह में जो हो रहा है उस तरह की घटना हो सकती है जिसका आप शिकार हो सकते हैं, आपको भटकाया जा सकता है, आपको भड़काया जा सकता है। तो कुछ भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें, और माँ बाप भी ध्यान दें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो अपने अनुभव हमारे साथ साझा जरूर करिए। 10 एपिसोड हो गए हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं, किस तरह की चीजें बदल सकते हैं, वो जरूर बताइए। नमस्कार।